नमस्कार, मैं अंशुल आपका स्वागत करता हूं टीचर्स मंत्रा परिवार में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती से संबंधित हिंदी के पाठ्यक्रम की, जो आगे हमें पढ़ना है। उसमें देखिए, चलते हैं पाठ्यक्रम की तरफ। पहला है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, जिसमें हमें हिंदी जो मुख्य विषय रहेगा और उससे संबंधित और अन्य भारतीय भाषाओं से कुछ प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे वो। दूसरा है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, अर्थात हिंदी व्याकरण की मूलभूत जानकारी आपको होनी चाहिए। उससे संबंधित कुछ टॉपिक हैं जिस पे अभी हम चर्चा करने वाले हैं। पहला है वर्णमाला, जहां से शुरुआत होती है। दूसरा है तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अर्थात एक बड़ा वाक्यांश दिया होगा उसके लिए एक शब्द होगा। आगे बात करते हैं समरूपी भिन्नार्थक, अर्थात दो शब्द ऐसे होंगे जो देखने में समान लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है, भिन्न होता है। आगे वाक्य शुद्धि, एक वाक्य में कुछ अशुद्धियां होंगी जो कारक संबंधी हो सकती हैं, संज्ञा संबंधी हो सकती हैं, विशेषण संबंधी हो सकती हैं, और भी अशुद्धियां होंगी जिनको दूर करने का प्रयास करेंगे हम। आगे लिंग टॉपिक है एक, उससे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वचन, काल, कारक, सर्वनाम और विशेषण, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्रिया और वाच्य भी इस कड़ी में है आगे, जहां से प्रश्न पूछने की संभावना है। आगे अव्यय, अव्यय की बात करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय की बात करेंगे। संधि की बात करेंगे। समास, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह से प्रश्न आएगा। आगे मुहावरे और लोकोक्तियों की बात करेंगे। आगे रस, छंद और अलंकार। इतनी व्याकरण की जो मौलिक जानकारी है, मूलभूत जानकारी है, वो आपको होनी चाहिए। उस पर आगे हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। आगे चलते हैं हिंदी अपठित बोध, अर्थात जो आपने पहले पढ़ा नहीं है। अपठित, जो पढ़ा नहीं है पहले। ऐसा एक पैरा दिया होगा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे, आपको पैरा पढ़ना है और उन प्रश्नों का जवाब देना है। आगे प्रसिद्ध कवि, लेखक तथा उनकी रचनाएं, यानी कि कवि और लेखकों से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। उनकी जीवनी के, उनकी जीवनी का अर्थ है कि उनके जन्म स्थान को पूछ सकता है, जन्म कब हुआ वर्ष पूछ सकता है, मृत्यु कब हुई वो पूछ सकता है। उनके गुरु या शिष्य के बारे में पूछ सकता है। उनके गुरु और शिष्य के बारे में आपसे पूछ सकता है कि इनके गुरु का क्या नाम है या इनके शिष्य का क्या नाम है। दूसरा, उनके उपनाम के बारे में आपसे पूछ सकता है। किसी भी कवि का एक उपनाम, जो जैसे अज्ञेय एक उपनाम है जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। एक धूमिल उपनाम आपने सुना होगा जिनका नाम है सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। अर्थात कवि का या लेखक का एक नाम दे देगा, उपनाम पूछ लेगा, या उपनाम दे देगा, उनका पूरा नाम पूछ लेगा। और उनकी रचनाएं पूछेगा कि इन्होंने कौन सी कृति लिखी है, कौन सी रचना इन्होंने की है। आगे हिंदी भाषा में पुरस्कार, पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आएंगे उसमें कि किस कृति को, किस रचना को किस वर्ष कौन सा पुरस्कार मिला था, और उसके लेखक का नाम ऊपर बताया गया है कि ये पूछा जाएगा। आगे विविधि, विविध का मतलब होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, कि जो सारी जानकारी इस पाठ्यक्रम में नहीं दी गई होगी, नहीं लिखा होगा, वहां से भी वो प्रश्न पूछ सकता है। जैसे यहां संज्ञा का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, संज्ञा का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन पहले होने वाली परीक्षाएं जो पहले हो चुकी हैं, आरक्षी की परीक्षाएं, उसमें संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। तो आपको विविधि में वो चीजें भी पढ़नी है जो इसमें नहीं दी गई हैं। इस तरह ये हमारा पाठ्यक्रम था, सिलेबस था। आगे हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें पहली बात कही गई थी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। उससे संबंधित कुछ चीजों पे आज हम प्रकाश डालेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए, पहला है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, जिसमें आप हिंदी की बात हम और आप करेंगे। हिंदी से पहले की जो भाषाएं रही हैं हिंदी के विकास के क्रम में, उनसे संबंधित बात हम करेंगे। एक अपभ्रंश होता है, हिंदी के विकास के क्रम में ही एक चीज पढ़ने को मिलती है, अपभ्रंश। वहां से कई अन्य भाषाओं का विकास हुआ है, उनकी भी बात करेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं, संसार में संपर्क के लिए सबसे आवश्यक चीज की जरूरत होती है, और उस आवश्यक तत्व का नाम क्या होता है? संपर्क के लिए आवश्यक तत्व का नाम होता है भाषा। यानी कि मनुष्य जिससे अपने विचारों का आदान प्रदान करे उसे भाषा कहते हैं। ऐसा माध्यम जिससे मनुष्य अपने विचार किसी व्यक्ति के सामने प्रकट करे।
विचारों का आदान प्रदान करे या विचार प्रकट करे उसे कहते हैं भाषा। अर्थात भाषा की परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो लिखा जाएगा विचारों को प्रकट करने का, विचारों को प्रकट करने का माध्यम, विचारों को प्रकट करने का माध्यम भाषा कहलाता है, भाषा कहलाता है। यानी कि जिस माध्यम से हम अपनी वाणी को व्यक्त करते हैं, अर्थात हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं किसी के सामने, उसे भाषा कहा जाता है। भाषा शब्द मूलतः एक धातु से बना है जिसका नाम है भास, जो संस्कृत भाषा की धातु है। किसकी है? संस्कृत भाषा की। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो यही है, विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना। भाषा भास धातु से बना है जो मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है विचार प्रकट करना। भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहले भाषा के अन्य रूपों की बात करेंगे, अभी उससे पहले बात कर लेते हैं भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहला तो ये कि भाषा परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील, अर्थात भाषा में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। मैं यूं कहूं कि भाषा एक नदी की तरह है जिसके प्रवाह को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर हम उसके प्रवाह को रोकने का प्रयत्न करेंगे तो वो अपने दूसरे रूप में आ जाएगी जिसका कोई औचित्य, कोई अर्थ नहीं रहेगा। भाषा का परिवर्तनशील रूप होता है, और वो रूप होता कैसे है, परिवर्तन भाषा में होता कैसे है? वो होता है जटिल से सरल की ओर। हमेशा जटिल से सरल की ओर भाषा का परिवर्तन होता है। जैसा कि आप जानते हैं संस्कृत भाषा हिंदी की अपेक्षा थोड़ी जटिल है, और आज हम हिंदी पढ़ते हैं जो संस्कृत का ही एक रूप है। संस्कृत हिंदी की आदि जननी मानी जाती है, जहां से हिंदी और अन्य भाषाएं निकली हैं, जिसकी चर्चा हम आगे अभी करेंगे। दूसरी बात कर लेते हैं, भाषा परिवर्तनशील होती है, और दूसरी बात यह है कि भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, अर्थात इसको कोई भी व्यक्ति समाज में अनुकरण करके ही सीखता है। आगे बात करते हैं भाषा के प्रकार की। भाषा होती कितने प्रकार की है? तो भाषा होती है दो प्रकार की जो मूलतः मानी जाती है। पहली भाषा होती है मौखिक, दूसरी भाषा होती है लिखित। मौखिक भाषा वो जो मुख से बोली जाती हो, वो होती है मौखिक भाषा। दूसरी भाषा होती है लिखित, यानी कि जिन विचारों को हम लिखकर प्रकट करते हैं वो लिखित, और जिनको हम बोलकर प्रकट करते हैं वो मौखिक होती है। एक भाषा और मानी जाती है सांकेतिक भाषा, लेकिन वो प्रचलन में या चलन में इसलिए नहीं है। आधुनिक भाषा वैज्ञानिक जो हैं वो उस भाषा को इसलिए नहीं मानते क्योंकि संकेतों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, और जहां कोई निश्चित अर्थ नहीं हो उसको हम भाषा का नाम नहीं दे सकते। रेलवे ने 2006 में एक प्रश्न पूछा था कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो उसमें भाषा के दो ही प्रकार उसने स्वीकार किए हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। भाषा के अन्य रूपों की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि विचारों को प्रकट करना, किसी के सामने अपने विचारों को प्रकट करना या विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। तो भाषा के कुछ अन्य रूप भी होते हैं। एक रूप की बात करेंगे हम, पहला रूप है बोली। उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक की भर्ती में एक प्रश्न पूछा गया था कि भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है। तो भाषा का क्षेत्रीय रूप, भाषा का
क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। अगर मैं इसको अपने शब्दों में कहूं तो कहा जाएगा कि एक निश्चित या सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। यानी कि जैसे मथुरा की मैं बात करूं तो एक मथुरा के क्षेत्र में एक बोली बोली जाती है जिसे कहते हैं ब्रज भाषा। मेरठ क्षेत्र में एक बोली बोली जाती है जिसे कहते हैं खड़ी बोली। अवधि में एक बोली बोली जाती है जिसे कहते हैं अवध क्षेत्र, अर्थात अयोध्या के क्षेत्र में एक बोली बोली जाती है जिसे कहते हैं अवधि। आगे बात करते हैं, भाषा बोली में कभी भी ना साहित्य का सृजन नहीं होता। साहित्य सृजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ग्रामीण अंचल की या एक क्षेत्रीय अंचल की भाषा होती है जिसमें साहित्य का सृजन अगर करेंगे तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिस साहित्य दूर तक जाता है, दूसरी भाषा के लोग भी उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं तो वो शब्द उनकी समझ में नहीं आएंगे, इसलिए साहित्य का सृजन नहीं होता। लेकिन समय के साथ कुछ परिवर्तन हो जाया करता है। और आगे बात करते हैं बोली के बाद हम उपभाषा की। उपभाषा, और जिस परिवर्तन की मैं बात कर रहा था वो परिवर्तन आपको उपभाषा में दिखाई देगा। अर्थात जब बोली में साहित्य सृजित होने लगे, बोली में साहित्य की रचना हो जाए, तब उसे उपभाषा कहा जाता है। अर्थात उपभाषा बोली एवं भाषा के मध्य की कड़ी है। मध्य का अर्थ है बीच की कड़ी है। यानी कि बोली में साहित्य का सृजन नहीं होता, भाषा एक अपना परिनिश्चित रूप ले लेती है, साहित्य उसमें सृजित होता है, लेकिन कुछ हद तक साहित्य का सृजन जब बोली में हो जाता है तो वो उपभाषा का रूप ले लेती है। जैसे उपभाषा में लिखा गया कुछ साहित्य इस प्रकार है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सूरदास, जिन्होंने एक कृति लिखी है सूर सागर। सूर सागर, जिसकी जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा अर्थात ब्रज की भाषा, निश्चित क्षेत्र में बोली जाती थी वो ब्रज के क्षेत्र में, इसलिए उसका नाम था ब्रज भाषा। उन्होंने उसमें एक कृति लिख दी जिसका नाम था सूरसागर। एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। उन्होंने लिखी है रामचरितमानस। उन्होंने लिखा रामचरितमानस, जिसकी भाषा है अवधी। अवधी भी बोली थी, उसमें भी उन्होंने एक कृति को लिख दिया जिसका नाम रामचरितमानस। कहा जाता है कि बोली में साहित्य का सृजन नहीं होता, लेकिन जब साहित्य सृजित हो गया बोली में तो उसने बोली ने भाषा का स्वरूप उपभाषा का स्वरूप ग्रहण कर लिया और वो उपभाषा कहलाने लग गई। एक और चीज होती है परिनिष्ठित भाषा। एक और चीज होती है परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा क्या होती है? जब किसी बोली को व्याकरण के द्वारा परिष्कृत कर दिया जाता है। तो वह परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। तब वह परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। बोली में साहित्य सृजित इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें व्याकरण का ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन जब किसी बोली को परिनिष्ठित कर दिया जाता है, किसके द्वारा?
परिष्कृत, परिष्कृत का मतलब जो होता है वो होता है साफ। साफ का मतलब यहाँ पे उसको शुद्ध कर देने से है। क्या कर देने से है? शुद्ध कर देने से है। जब उसको शुद्ध कर दिया जाता है किसके द्वारा? व्याकरण के द्वारा, तब उसे परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। शासन का जितना भी कार्य होता है वो परिनिष्ठित भाषा में होता है। समाचार पत्रों की भाषा जो होती है वो परिनिष्ठित होती है, यानी कि उसमें व्याकरण का ध्यान रखा जाता है पूरी तरह से। अब तक हम बात कर चुके हैं भाषा के अन्य रूपों की, जिसमें हमने बोली की बात की, जिसमें हमने उपभाषा की बात की। भाषा के बारे में बात तब से हम कर ही रहे हैं, वो आप समझ पा रहे होंगे। और आगे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। इसके अलावा एक चीज होती है मातृभाषा। मातृभाषा अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। कैसा माध्यम है? सशक्त। क्यों? मातृभाषा का अर्थ होता है मां के मुख से सीखी हुई भाषा। वहां हम बचपन से अपनी माता का अनुकरण करते हैं, उनसे सीखते हैं भाषा को, वही भाषा मातृभाषा कहलाती है। अर्थात मां के मुख से सीखी हुई भाषा को मातृभाषा कहेंगे। अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम होगा क्योंकि उस भाषा पर हमारी पकड़ अधिक होगी, अच्छी होगी। एक होती है राज्य भाषा। जिस भाषा में राज्य के सारे कार्य किए जाएंगे, राज्य के कार्य जिस भाषा में किए जाएंगे वो भाषा होगी राज्य भाषा। एक होती है राष्ट्रभाषा। किसी राष्ट्र की अधिकांश या संपूर्ण, अधिकांश या संपूर्ण आबादी द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारे भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है आधिकारिक तौर पर। हिंदी भारत की राज्य भाषा है जिसमें उसके सारे कार्य होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी भाषा को वर्गीकृत करने के लिए भाषा परिवार की आवश्यकता पड़ती है। उसके पीछे का कारण है कि विश्व में लगभग 2800 भाषाएं हैं। कितनी हैं? 2800। लगभग, कम ज्यादा भी हो सकती हैं। उन भाषाओं को पढ़ने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए उनके वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। तो विश्व में जो भाषा परिवार हैं, विश्व में, यानी कि इन भाषाओं को वर्गीकृत करने के लिए जो भाषाएं की भाषा परिवारों की आवश्यकता पड़ी, वो कुल भाषा परिवार 12 हैं। लेकिन भारत में भाषा परिवारों की संख्या 5 या 4, मूलतः 4 हैं। 5 आप इसलिए मानेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक की भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में भाषा परिवारों की संख्या कितनी है, तो वहां बोर्ड ने 5 माना था, बच्चों ने 4 लगाया था उत्तर। अंततः बोर्ड ने 5 और 4 दोनों को सही घोषित कर दिया है। अर्थात आप 4 या 5 दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। भाषा परिवार की बात करेंगे। भारत में जो भाषा परिवार हैं 4, उनमें कौन कौन से हैं? पहला भाषा परिवार है भारोपीय। ये भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि भारत की 73% आबादी भारोपीय भाषा परिवार में आने वाली भाषाओं को बोलती है। इस शब्द से शायद आप समझ पा रहे हो, जिसमें यूरोप शब्द भी छुपा हुआ है। यूरोप यानी कि यूरोप और भारत, इन दोनों देशों की अधिकांश भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार में आती हैं, जिनमें से कुछ एक का जिक्र मैं आपसे करूंगा। पहली भाषा है संस्कृत, एक और भाषा है हिंदी, एक और भाषा है बंगाली। कुछ विदेशी भाषाएं भी हैं जैसे ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, आगे अंग्रेजी, रूसी, रूसी जो रूस की भाषा है, फारसी भाषा है,
और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, जिसका मैंने बताया है आपको कि भारत की 73% आबादी भारोपीय भाषा परिवार को आने वाली भाषाओं को बोलती है। दूसरा है द्रविड़, द्रविड़ भाषा परिवार। इसमें लगभग 25% आबादी भारत की द्रविड़ भाषा परिवार में आने वाली भाषाओं को बोलती है, जिसमें दक्षिण भारत की ज्यादातर भाषाएं हैं, जिसमें तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, अगली मलयालम है। एक और भाषा परिवार है तीसरा, जिसका नाम है ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। कुल मिलाकर इसमें लगभग 1.3%, 1.3% आबादी इसकी भारत की 1.3% आबादी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में आने वाली भाषाओं को बोलती है, जिसमें एक भाषा है मुंडा, एक भाषा है संथाली, एक भाषा है मान, और भी कई एक भाषाएं हैं जिनका जिक्र हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, यहां से प्रश्न आने की संभावना थोड़ी कम रहती है। चौथा भाषा परिवार है चीनी या तिब्बती। भारत की कुल 0.7% अर्थात 0.7% आबादी चीनी तिब्बती भाषा परिवार में आने वाली भाषाओं को बोलती है, जिसमें सामी, बर्मी, थाई और चीनी, जिसे आप मंदारिन के नाम से भी जानते हैं, ये भाषाएं इसमें आती हैं। ठीक है, यहां तक बात हुई भाषा परिवार की। हमने जो अब तक पढ़ा है चीजों को, वो यहां से पढ़ा है। भाषा क्या होती है? भाषा होती है विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम है, उसे हम भाषा कहते हैं। आगे भाषा के अन्य रूप कौन कौन से हैं? पहला एक बोली है, एक उपभाषा है, बीच में भी मैंने आपको कुछ पढ़ाने का प्रयत्न किया था बताने का, जिसमें एक मातृभाषा है, राज्य भाषा है और राष्ट्रभाषा है। ठीक है, परिनिश्चित भाषा होती है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं। वो विशेषताएं ये हैं कि भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है और वो हमेशा जटिल से सरल की ओर चलती है, और वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, अर्थात मानवकृत नहीं है। आगे चलते हैं हम। भाषा परिवारों की विश्व में लगभग 2800 भाषाएं हैं, 2800 भाषाएं लगभग, जिसको 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। जहां से प्रश्न आ जाता है कभी कभी, कुल 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है, जिसमें से 4 भाषा परिवार भारत में है। यह प्रश्न आवश्यक है क्योंकि पहले पूछा जा चुका है यूपीएसआई की परीक्षा में। यह प्रश्न यहां से पूछा जा चुका है, तो इस पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बात कर लेते हैं भाषा परिवार के बाद लिपि। किसी भी भाषा को लिखने के लिए सबसे आवश्यक तत्व की जो जरूरत रहती है, सबसे आवश्यक जो तत्व है वो है लिपि। लिपि क्या होता है? इसकी परिभाषा है किसी भाषा को लिखने के ढंग को, किसी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। किसी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, अर्थात किसी भाषा को लिखा जाएगा, उसका लिखित रूप जो भी होगा, उसके लिए एक तत्व की आवश्यकता रहेगी, और वो तत्व है लिपि। लिपि की बात कर लेते हैं हम। भारत की जितनी भी भाषा लिपियां हैं, वो सभी लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि को वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। किसने किया था? वैदिक आर्यों ने। क्योंकि जो हमारा एक वेद है, ऋग्वेद,
ऋग्वेद की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का धीरे धीरे विकास हुआ और वो विकास का क्रम है कि पहले सबसे जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी। सबसे पहली लिपि ब्राह्मी, क्योंकि वैदिक संस्कृत से हमारी हिंदी की शुरुआत होती है, वहां से हम अध्ययन करते हैं। और वैदिक संस्कृत में वेदों की जो भाषा थी अर्थात ऋग्वेद की जो भाषा थी, लिपि थी, वो थी ब्राह्मी। ब्राह्मी के बाद एक लिपि का विकास हुआ जिसे हम कहते हैं गुप्त। गुप्त के बाद एक लिपि आई नागरी। गुप्त लिपि के बाद एक लिपि आई नागरी, और नागरी लिपि के बाद जिसमें आज हम हिंदी पढ़ते हैं देवनागरी लिपि का विकास हुआ। किस लिपि का? देवनागरी लिपि का। भारत की जितनी भी लिपियां हैं वो ब्राह्मी से निकली हैं। ब्राह्मी लिपि को ऐसा माना जाता है कि वैदिक आर्यों ने शुरू किया था, और ब्राह्मी लिपि के बाद एक लिपि गुप्त लिपि, गुप्त के बाद नागरी, नागरी के बाद देवनागरी, जिसमें आज हम हिंदी लिखते हैं। आगे बात करेंगे हम देवनागरी लिपि की। कौन सी लिपि? देवनागरी। देवनागरी लिपि में कुछ भाषाएं लिखी जाती हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे देवनागरी के नामकरण की, ये कहां से आया, और उससे जुड़ी कुछ जानकारियों की। पहली जानकारी तो पहली बात तो ये जान लेते हैं कि देवनागरी लिपि का नामकरण कहां से हुआ। एक शब्द था नागरी लिपि। ऐसा माना जाता है गुजरात के ब्राह्मण थे नागर ब्राह्मण, उन्होंने इस लिपि में, देवनागरी लिपि में संस्कृत लिखी, और संस्कृत को देव भाषा माना जाता है। देव भाषा अर्थात एक ऐसी लिपि जिसमें देव भाषा को लिखा जा सकता था, संस्कृत को लिखा जा सकता था। पहले उसका नाम नागरी था, अर्थात उसमें एक शब्द नया जुड़ गया, देवनागरी हो गया एक नया शब्द। देव शब्द जुड़ने के बाद देवनागरी हो गया। देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है वो मिलता है जयभट्ट के शिलालेख में। जयभट्ट के शिलालेख में। शिलालेख आप समझते होंगे, पत्थरों पे जो लेख लिखा जाता है उसे शिलालेख कहते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख हमें जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। देवनागरी लिपि से संबंधित कुछ चर्चाएं आगे करेंगे अभी हम। देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं हैं, और सबसे महत्वपूर्ण एक विशेषता है, वो है शिरोरेखा। देवनागरी लिपि की महत्वपूर्ण एक विशेषता है, वो है शिरोरेखा। शिरोरेखा से तात्पर्य है कि कुछ इस तरह की संरचना, अर्थात एक क्षैतिज रेखा। इसे कहते हैं खड़ी पाई, इसे कहते हैं खड़ी पाई। और इसे कहते हैं शिरोरेखा, अर्थात क्षैतिज रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली कुछ भाषाएं हैं, जिसमें एक है संस्कृत। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था कि संस्कृत को देव भाषा कहते हैं, और देवनागरी लिपि में ये लिखी जाती है, इसलिए नागरी लिपि का नया नाम देवनागरी हो गया। अगली एक भाषा है हिंदी। अगली एक भाषा है नेपाली। एक और भाषा है संथाली। एक भाषा है मराठी, जो महाराष्ट्र की भाषा है। एक भाषा है कोंकणी। एक भाषा है पाली। संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी, कोंकणी, पाली। एक भाषा है गढ़वाली। एक भाषा है मगही। मगही मतलब मगध की भाषा। एक मैथिली। मैथिली का मतलब है मिथिला की भाषा। भोजपुरी आप समझते ही हैं, भोजपुरी एक भाषा है, वो इसी लिपि में लिखी जाती है, भोजपुरी। एक और है अंगिका।
अंगिका कहते हैं, जो काशी की भाषा है, जिसे कशिका भी कहते हैं कहीं कहीं। बहुत सारी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। आगे बात कर लेते हैं और भारत की जो और लिपियां हैं जिनमें और अन्य भाषाएं लिखी जाती हैं। एक लिपि है रोमन लिपि। रोमन लिपि, हाँ, एक बात और बतानी थी, देवनागरी लिपि जो होती है वो अक्षरात्मक लिपि है, अक्षरात्मक, जिसे अंग्रेजी में स्लेविक कहते हैं। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। सिरोरेखा इसकी मुख्य विशेषता है। इतनी भाषाएं इसमें लिखी जाती हैं। सिरोरेखा में बता चुका हूं कि सिरोरेखा क्या होता है। रोमन, ये वर्णात्मक लिपि है, वर्णात्मक। इसमें जो लिखी जाने वाली भाषाएं हैं वो है अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, एक और भाषा है स्पेनिश, एक भाषा जो अभी लिखवा रहे हैं, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, एक भाषा है स्पेनिश, एक और भाषा है पुर्तगाली, एक है इतावली, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। अगली एक भाषा है, एक लिपि है चित्रलिपि। चित्रलिपि चित्रात्मक है, चित्रात्मक, जिसमें जिसे आप मंदारिन के नाम से जानते हैं, चीनी भाषा, वो लिखी जाती है, जिसे आप मंदारिन कहते हैं। एक और लिपि है गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि, इससे कई बार प्रश्न आ चुका है। इसमें लिखी जाने वाली जो भाषा है वो है पंजाबी। गुरुमुखी लिपि का विकास गुरु अंगद देव ने किया था। यहां से प्रश्न आता है कि पंजाबी लिपि की, पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है। एक और लिपि है फारसी, जिसमें उर्दू भाषा लिखी जाती है। एक बंगाली लिपि और जिक्र कर लेते हैं उसका हम, जिसमें बांग्ला भाषा लिखी जाती है। ज्यादातर लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इतनी लिपियों का जिक्र कर चुके हैं हम, यानी कि अब तक जो हमने चर्चा की है वो की है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं जो आप देख चुके हैं। अभी आगे भाषा की चर्चा की थी कि भाषा क्या है, आगे चर्चा की थी भाषा के अन्य रूपों की, उसके बाद चर्चा की भाषा परिवारों की, उसके बाद चर्चा की है लिपि की। बस आज के लिए इतना, शेष अगली क्लास में मिलेंगे। जुड़े रहिए हमारे परिवार टीचर्स मंत्रा से। धन्यवाद।